हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज फॉर एबीएफएम यानी कि थर्ड पेपर ऑफ द सीएआईबी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सीरीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एबीएम, बीएफएम, बीआरबीएल एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एबीएफएम मॉड्यूल ए। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड इफ यू वांट कि आपको पिछली सभी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएं, पीडीएफ मिल जाए, तो आपको जल्दी से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, अवेलेबल एट दी अबव लिंक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम देयर। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट। तो हम दो चैप्टर्स यहां पर कवर करने वाले हैं। वन इट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड द अदर वन इट इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो सभी बेसिक कंसेप्ट आपके यहां से कवर अप हो जाएंगे, आई एश्योर यू द सेम, राइट। एंड ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में रहने वाली है, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। Question it says a pharmaceutical company invests heavily in research and development to launch a groundbreaking drug protected by patent laws. The company's business model relies on generating substantial profits from the single highly successful product to cover the cost of numerous unsuccessful research ventures. Which business model does this strategy most closely align with? तो कौन से बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ ये अलाइन होने वाला है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर करना है। सो वी आर इन द डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजी। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल है, ब्लॉकबस्टर मॉडल है, एफिशिएंसी मॉडल है, या स्विच बोर्ड मॉडल हमारे पास है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए दैट इज अ प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, तो प्रॉफिट पिरामिड मॉडल में बेसिकली क्या रहता है कि जो स्टार्टिंग कंज्यूमर्स होते हैं उनको लो प्राइस प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं एंड फर्दर फिर बाद में आप उनको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करते हो जो कि बेसिकली डिफरेंट है। लाइक अगर आपके पास सिंगल पेटेंटेड मॉडल है, प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो उससे वो डिफरेंट है। सो डेफिनेटली जो ऑप्शन ए है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू द ब्लॉकबस्टर मॉडल। ठीक है, ब्लॉकबस्टर मॉडल है। देखो इस केस में ध्यान से समझो, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इन्वेस्ट करती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसने आर&डी में इन्वेस्ट किए होंगे एंड जो ज्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फेल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ एक ब्रेक थ्रू ड्रग्स वो बना पाए हैं जो कि पेटेंट से बेसिकली प्रोटेक्टेड है एंड वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एंड ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कवर नहीं करेंगे, लेकिन वो साथ के साथ जो फेल उनके हुए थे एवरेज परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट से उनकी कॉस्ट को भी कवर करेंगे और फ्यूचर रिसर्च को भी फंड करने वाले हैं। सो ये कौन सा मॉडल है? दिस इज गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर मॉडल। ऑप्शन बी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर बिकॉज ब्लॉकबस्टर मॉडल उन इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है लाइक फिल्म इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मॉडल्स, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है एंड ये उसी सिनेरियो से रिलेटेड होने वाला है। अब हाई रिस्क प्रोडक्ट है, हाई रिवॉर्ड है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स जो है वो सक्सीड करेंगे, लेकिन वो डोमिनेट कर सकते हैं पूरी की पूरी मार्केट को। पेटेंट प्रोटेक्शन है, लीगल एक्सक्लूसिविटी उनको मिली है जो इंश्योर करेगी कि मोनोपोली प्राइसिंग वो रख सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए एंड डिपेंडेंस करता है उनके हिट्स के ऊपर। लाइक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जो है हैवली रिलाई करती है ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा पहले खर्च होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में, राइट। तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से, जहां पर स्टूडियो जो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक ब्लॉकबस्टर्स होती हैं जो बेसिकली सभी फ्लॉप्स को, बिग प्रॉफिट्स को कवर कर लेती हैं। सो इट्स अ ब्लॉकबस्टर बिजनेस मॉडल। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट डू मीन बाय द एफिशिएंसी मॉडल? एफिशिएंसी मॉडल जो होता है वो मैच्योर मार्केट्स के लिए होता है, जहां कंपनी जो है वो एंटर करती है विद द लो कॉस्ट। ठीक है, तो दिस मॉडल इज एक्चुअली फॉर द मैच्योर मार्केट्स। This is there for the mature market, right? And if we look at the switchboard model, तो switchboard model में होता है कि वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, लाइक Amazon है, eBay है, वो एक स्विचबोर्ड मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर कंपनी के आर एंड डी एंड प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी से डेफिनेटली लिंक नहीं है। सो ऑप्शन सी एंड डी आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज द correct answer. Now, after that, it's about the second question, which is related to the planning, right?
सो स्टार्टअप इज डेवलपिंग इट्स इनिशियल बिजनेस प्लान। एक स्टार्टअप है जो कि इनिशियल बिजनेस प्लान को डेवलप कर रहा है एंड इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्फॉर्म्ड assumptions about future market trends, inflation rates, and the availability of the skilled labor. The critical step, which relies on forecast and analysis of the past policies, is essential for building a realistic framework for the subsequent stages of planning. Which step of the planning process is the company currently engaged in? तो कंपनी कौन से प्लानिंग प्रोसेस में engaged है उसके बारे में we need to answer. सी अलग अलग चीजें होती हैं, राइट? सो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन इट्स सेज कि इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जो इस्टेब्लिश करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करना होता है, दैट इज एक्चुअली द स्टेप नंबर 2। ठीक है, यानी कि आप गोल्स जो होते हैं आपने सेट कर लिए हैं, ठीक है, उसमें गोल्स को सेट कर लेते हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड विच वुड हैव अकर्ड बिफोर मेकिंग डिटेल assumptions, राइट? तो आप assumptions लेते हो ना, उसके पहले आप गोल सेट करते हो। एंड if we look at the option B, that's identifying the alternatives, तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव क्या था? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि अलग अलग तरीके से जो इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स हैं किस तरह से हम उनको अचीव कर सकते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट? एंड ये स्टेप जो है बेसिकली फॉलो करता है, यानी कि थर्ड स्टेप के बाद आता है, ठीक है? तो इस तरह से समझो कि आपके पास सबसे पहले डिटेल assumptions होती हैं, फिर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो एंड उसके बाद पर्टिकुलरली आप प्रीमिसेस सेट करते हो। सो दैट इज अ फंडा, ठीक है? तो वो फंडा होता है पूरा का पूरा, जिसके हिसाब से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करते हो, प्लानिंग करते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स के बारे में बताता हूं, तो ज्यादा बेटर आइडिया ले पाओगे, राइट? सो लेट्स कंसीडर कि सबसे पहली चीज क्या होगी। आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कोई। सबसे पहली चीज तो यही होने वाली है कि दैट यू विल बी सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। क्या कहते हैं इसको? स्मार्ट। क्यों स्मार्ट कहते हैं? स्पेसिफिक, measurable, achievable, realistic and time bound, right? And second thing रहती है related to develop the premises. So second one, it's related to premises. Now what do you mean by premises? कि आप assumptions establish करते हो फ्यूचर इन्वायरमेंट को लेकर के, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है। अब इसमें फोरकास्ट करते हो इन्फ्लेशन को, डिमांड को, पॉलिसीज को, लेबर अवेलेबिलिटी को, और ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है सब्सिक्वेंट प्लान को लेकर के। सो दिस वाज व्हाट वी वांटेड टू आंसर, दैट इज ऑप्शन जो यहाँ हमारे पास यहाँ पर है, ऑप्शन सी, प्लानिंग प्रीमिसेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद आपके पास होता है सो एज टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि थर्ड वन जो है that's related to alternatives, that we are to find out all the things which can be used to do so। अलग अलग कोर्सेज को, हमने कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद इट्स रिलेटेड टू इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। Now, whatsoever the alternatives are there, we are to evaluate all the alternatives। जो भी alternatives हैं हमें उनके प्रोज देखने पड़ेंगे, कॉन्स देखने पड़ेंगे हर एक ऑल्टरनेटिव के, लाइक कॉस्ट के बेस पर, रिस्क के बेस पर, फिजिबिलिटी के बेस पर, रिसोर्सेज के बेस पर, राइट? वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। फर्दर आफ्टर दैट वी आर टू चूज द बेस्ट वन, जो सबसे अच्छा हमारे पास एक संसाधन था, बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे सुटेबल ऑप्शन को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करेंगे। एंड फर्दर वी आर टू फॉर्मुलेट द सपोर्टिंग प्लान्स। ठीक है, 6 1 इट्स रिलेटेड टू सपोर्टिंग प्लान्स। आप जो भी सपोर्टिंग प्लान्स हैं वो देखेंगे। आप बेसिकली डेरिवेटिव देखेंगे, सब प्लान्स देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एंड देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन। आप उस प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड फर्दर वी आर टू रिव्यू इट। रिव्यू भी तो करना है फॉलोअप के लिए, राइट? वी आर टू रिव्यू इट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस की। हम ये चेक करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पा रहे हैं, एंड अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेने वाला है, अगर कोई डेविएशन होती है उसको चेक करेंगे। सो प्लानिंग जो होती है वो एक डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट? सो ऑप्शन सी जो है यहां पर, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, after that, it's a question number third. It's related to the basics of management. It is related to the basics of management. So, a manager observes that their team's productivity drops significantly
whenever job security is perceived to be low or when salary and benefits are not competitive, even though the work itself is engaging. However, improving these conditions only prevents dissatisfaction but does not actively boost motivation for exceptional performance. According to Frederick Herzberg theory, how would these factors be classified? तो ये factor किस तरह से classify करेंगे हम? Motivation factors, self actualization needs, और hygiene factors या फिर theory why assumptions. What would be the correct answer? सी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं. मोटिवेशन फैक्टर्स वो चीजें होती हैं, लाइक मान लो चैलेंजिंग वर्क है या रिकॉग्निशन है, जो आपको एक पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन देती है. उन फैक्टर्स को कहते हैं जो आपको मोटिवेट करती है, राइट? जो आपको मोटिवेट करती है. तो डेफिनेटली ये जो फैक्टर्स इस क्वेश्चन में बताए गए हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? दोज आर रिलेटेड टू की पर्टिकुलरली डिससेटिस्फेक्शन से बचा रहे हैं, ठीक है? जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया या और चीजें होगी, राइट? सो दोज आर नॉट द एक्टिवली मोटिवेटिंग. वो एक्टिवली मोटिवेट नहीं कर रहे. सो ऑप्शन ए तो यहां पर आंसर नहीं है. ये मोटिवेशन फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे, राइट? ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है. सेकेंड जो है, इट्स ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है वो हाईएस्ट लेवल होता है मैस्लो की हायरार्की का, राइट? जो कि एक पर्सन के पोटेंशियल को अचीव करने से रिलेटेड होता है, राइट? एंड ये मोटिवेशन से रिलेटेड है. ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, अलग थ्योरी है, ये हर्सबर्ग के फैक्टर से रिलेटेड नहीं है. सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी इट सेज हाइजीन फैक्टर्स. अब हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? अब देखो, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली एक्सट्रिंसिक चीजें होती हैं, लाइक सैलरी हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गई, पॉलिसीज हो गई, सुपरविजन हो गई, जो डिससेटिस्फेक्शन को तो प्रिवेंट करती हैं लेकिन ये मोटिवेट नहीं करती, यानी कि परफॉर्मेंस को इंस्पायर नहीं करती. सो जो परफॉर्मेंस को इंस्पायर करती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है. दोज आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, राइट? वो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं. एंड जो सिर्फ और सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं. तो जो हर्सबर्ग ने, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो ये फैक्टर्स है, दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड व्हाट अबाउट द थ्योरी वाई assumptions? ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अलग एक थ्योरी थी जो दी गई थी, दैट इज नॉट इवन रिलेटेड टू इट, राइट? तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ after that, it's the question number 4, which is related to the planning, which is related to planning. So multinational corporation is planning to enter a new country. तो multinational corporation एक नई country में enter करना चाहती है and conducts a thorough analysis of factors such as stability of the host government, trade restrictions and local labor laws. This analysis is critical because these elements, which are often outside the company's direct control, can significantly influence a banking sector and the overall business climate. This evaluation is key component of which strategic analysis framework? कौन से strategic analysis का ये component है, उसके बारे में we need to answer. सो ये जो सिनेरियो है वो डिस्क्राइब कर रहा है पेस्टल एनालिसिस फ्रेमवर्क को. किसको? पेस्टल एनालिसिस फ्रेमवर्क के बारे में ये हमें बता रहा है यहां पर. सो ऑप्शन सी जो है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. जो स्वॉट एनालिसिस होता है, स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेट्स को कंसीडर करता है, अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर करता है. एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जिसमें इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी शामिल होती हैं, राइट? एंड ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के ऊपर, लीगल एनवायरमेंट से रिलेटेड है. सो ये हॉलमार्क है किसका? पेस्टल का हॉलमार्क है, नॉट रिलेटेड टू द स्वॉट एनालिसिस. एस इज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी इज फॉर थ्रेट्स, राइट? ऑप्शन बी, इट्स रिलेटेड टू गैप एनालिसिस. जो गैप एनालिसिस होता है वो एक टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी हमारी इंटरनल वीकनेसेस हैं, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज हैं, हम उनके करंट स्टेट को कंपेयर कर पाए टू द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, राइट? एंड हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज नहीं करते एक्सटर्नल पॉलिटिकल लैंडस्केप को, लेकिन जो इंटरनल वीकनेसेस होती हैं, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको भी देखते हैं. करंट को फ्यूचर आप ट्रेंड्स के साथ चेक करते हो. सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट वन. फिर बात आती है पेस्टल एनालिसिस के बारे में. Now, when we are talking about the pestle, let me write the full form kind of thing so that you can understand it. So, P is for political. P is for political. ठीक है? यानी कि आप होस्ट गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी देखते हो, टैक्सेशन देखते हो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस देखते हो, लेबर लॉस को देखते हो.
E is for economic. E is for economic. इकोनॉमिक में बेसिकली आप इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ इनको देखते हो. जब एस की बात आती है, इट्स रिलेटेड टू सोशल. सो इन सोशल वी गो फॉर कल्चरल वैल्यूज, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, डेमोग्राफिक कैसे है, मैन वुमेन की रेशियो क्या है, वो सब चीजों को देखते हैं. टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल. टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल, वे वी गो फॉर इनोवेशन, ऑटोमेशन देखते हैं, आर एंड डी, इन्वायरमेंट देखते हैं. एंड ई इज फॉर इन्वायरमेंटल. एंड एल इज फॉर, यहां पर एल ई नहीं होगा, इट इज पेस्टल. ई एल, इट इज पेस्टल, राइट. सो ई इज फॉर इन्वायरमेंटल. Where we go for sustainability, climate regulations related. And L is for laws, laws related to legal, राइट. यानी कि जो भी आपके इंप्लॉयमेंट लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज हैं, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड है, कंपटीशन लॉज हैं, उनसे रिलेटेड. ठीक है. सो दैट्स रिलेटेड टू पेस्टल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमबीओ फ्रेमवर्क? एमबीओ होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. दैट इज बेसिकली प्रोसेस जिसके थ्रू हम सेटिंग करते हैं एंड फर्दर ग्रेडिंग करते हैं एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स की, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अधेयर रहे, अलाइंड रहे, राइट. एंड ये कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए कोई टूल नहीं है, right. Now let's move toward the next question, which is related to the basics of the management. So a manager at a creative agency believes in fostering an environment of trust and mutual respect. तो एक मैनेजर है क्रिएटिव एजेंसी में जो बिलीव करते हैं कि वो फॉस्टर करेंगे इन्वायरमेंट को, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, आफ्टर एम्पावरिंग employees and encouraging social interaction to build strong team cohesion. This leadership approach prioritizes building good rapport and shows a genuine concern for the well-being of the subordinates, right? That's the case. So it says the manager's behavior aligns with which leadership finding from the Ohio State University and University of Chicago Studies. ठीक है. तो किसके साथ अलाइन करता है, डेट वी नीड टू आंसर. ठीक है. तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर रिलेटेड टू ओहायो स्टडीज, ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट लीडरशिप बिहेवियर उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं. वन इट इज रिलेटेड टू द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, कि आप टास्क के ऊपर फोकस करते हो, रूल्स के ऊपर फोकस करते हो. ये मैं ओहायो स्टेट स्टडीज की बात कर रहा हूँ. लेट मी राइट ओवर हियर. ये मैं ओहायो स्टेट स्टडीज की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक तो आप इनिशिएटिंग के ऊपर बात करते हो, इनिशिएशन के ऊपर बात करते हो. दूसरा जो है वो आप बात करते हो रिलेटेड टू द कंसिडरेशन, लाइक लोगों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, राइट. दैट इज अ कंसिडरेशन. ठीक है, ये चीजें हैं. सो दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं. एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि टास्क, रूल्स, डेडलाइंस के ऊपर, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर. और कंसीडरेशन, यानी कि जिसके ऊपर लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर. ना अगर इस केस में देखें, जो मैनेजर इंफेसाइज कर रहा है वो कर रहा है ट्रस्ट के ऊपर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है वो, राइट. एंड कंसर्न है वेलबींग से रिलेटेड, टीम कोहेशन से रिलेटेड है, रैपो बिल्डिंग से रिलेटेड है. तो ये क्लासिक एट्रीब्यूट्स हैं किसके, कंसीडरेशन के. तो ये कंसीडरेशन के बेसिकली फीचर्स हैं ओहायो स्टडीज के रिलेटेड, राइट. ये चीज ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द शिकागो स्टडीज, अगर हम शिकागो स्टडीज के बारे में बात करते हैं, राइट, उस केस में वहां पर भी दो लीडरशिप स्टाइल्स हैं. एक होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स. वन इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स, जो कंसर्न शोकेस करते हैं रिलेटेड टू पीपल, ट्रस्ट शोकेस करते हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करते हैं. एंड दूसरे होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड. एज पर द शिकागो स्टडीज, दूसरे होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो फोकस करते हैं टास्क के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, राइट. सो ये मैनेजर का बिहेवियर जो है वो कंसीडरेशन से रिलेटेड है, ओहायो स्टेट के रिलेटेड, राइट. एंड या फिर एम्प्लॉय ओरिएंटेड है एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, या फिर शिकागो स्टडीज के हिसाब से अगर हम सोचे तो, राइट. सो आंसर क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन.
इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर, या टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, या रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर, या फिर कंटिजेंसी थ्योरी लीडरशिप। सो यहां पर बात की जा रही है रिलेटेड टू, if we to consider different factors, if we look at the option A, that is initiating structure, leader behavior, right? तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर होता है, ओहायो स्टेट स्टडी से है, अगर हम बात करें वो प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है, स्केड्यूलिंग के ऊपर फोकस करता है, तो वो तो नहीं है। तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर हम टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर की बात करें, तो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से है, यानी कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड से ना, तो वो भी आंसर नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर, सो दैट इज बेसिकली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है। एम्प्लॉय ओरिएंटेड है टास्क, बेसिकली वो रिलेशन ओरिएंटेड है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि या तो ये भी करेक्ट है कंसिडरेशन ओरिएंटेड, या फिर एम्प्लॉय ओरिएंटेड एज पर द शिकागो, दोनों करेक्ट है यहाँ पर, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू द प्लानिंग। अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज अ गोल टू ट्रिपल इट्स यूजर बेस। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो कि अपने यूजर बेस को ट्रिपल करना चाहती है विद इन एन ईयर। The process begins with gathering performance data to understand what the team can achieve with its current resources. Following this, the roles are defined for each team member with specific objectives, and research is conducted to determine the necessary steps and potential need for additional personnel. This entire structured process is a classic example of what management model: contingency planning, MBO, SWOT analysis, या फिर gap analysis. What will be the correct answer here? So if we look at the option A, that is a contingency planning. अगर हम कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में बात करें यहाँ पर, तो उसमें होता है कि आप ऑल्टरनेट प्लान क्रिएट कर रहे हो फॉर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस नहीं होता किस चीज को सेट करने का, अचीव करने का, तो ये कंटिजेंसी प्लानिंग तो नहीं है। Then it's related to the option B, that is a MBO, that is a management by objectives, right? तो management by objectives का केस है, yes, absolutely true। देखो MBO का जो प्रोसेस था वो बनाया गया था पीटर ड्रकर के द्वारा, राइट, कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट आपने करनी है, जहां पर मैनेजर्स इंप्लॉय जो होते हैं वो ज्वाइंटली अपने क्लियर मेजरेबल गोल्स, अचीवेबल गोल सेट करते हैं एंड शॉर्ट टर्म्स बताते हैं, दैट्स इट, राइट। तो इस सिनेरियो में भी गोल को सेट किया गया। क्या गोल को सेट किया गया? टीम के पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने अपने यूजर बेस को ट्रिपल करना है 1 साल में। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, यानी कि उनको कलेक्ट करना है परफॉर्मेंस डाटा को कि उनके पास क्या करंट कैपेसिटी है। रोल डेफिनेशन भी है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हर एक टीम मेंबर को बांट दिए गए हैं। एंड एक्शन प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन है, यानी कि आप रिसर्च करेंगे क्या नेसेसरी स्टेप्स होंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से स्किल्स रिसोर्सेज आपको चाहिए और क्या गैप है, एंड फॉर द एडिशनल पर्सनल आप कंसीडर करेंगे, एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करेंगे उसके बाद, यानी कि दैट इज बिल्ट इन द मॉडल सो दैट यू कैन ट्रैक द प्रोसेस, एंड अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना डिवीजन से रिलेटेड तो वो भी ले पाए। सो की फीचर क्या रहते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड पार्टिसिपेशन होती है, रोल होता है, ऑब्जेक्टिव असाइन किया जाता है इंडिविजुअल्स को, एंड फर्दर रिलेटेड टू अलाइनमेंट भी रहती है रिलेटेड टू गोल्स, एंड मेजरेबिलिटी, यानी कि जो ग्रोथ होगी यूजर बेस में वो क्वांटिफाइबल मेट्रिक है। सो सभी जो चीजें हैं दोज आर रिलेटेड टू एमबीओ, राइट। तो ऑप्शन जो हमारा बी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये सिनेरियो परफेक्टली मिरर कर रहा है एमबीओ के रिलेटेड, राइट। एंड इसमें एक प्राइमरी गोल सेट है, परफॉर्मेंस डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है, एंड इंडिविजुअल के रोल डिफाइन किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा रहा है, राइट। एंड फर्दर आप डिटरमिन करो रिसोर्सेज नीड्स को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, which is related to the basic of the management. So it says an organization is undergoing a major transformation to improve quality across all the departments. तो एक organization है, right? वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है ताकि जो अपनी क्वालिटी है वो इंप्रूव कर पाए सभी डिपार्टमेंट्स में। The management introduces a philosophy that emphasizes continuous monitoring and improvement, uses industry standards as benchmarks for performance, and promotes a high degree of employee involvement to prevent quality issues. This comprehensive customer focused approach, which originated in Japan, is known as what? इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन 8 says learning organization। देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है कि सभी इंप्लॉयज जो हैं, राइट,
वो प्रॉब्लम्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें कंटिन्यूअसली, उनसे सीखें और खुद बढ़ें आके। दैट इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसमें होता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो। अब बेसिकली अगर ऑप्शन ए देखें, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आंसर, ये चीज तो यहां पर नहीं है, राइट? बिकॉज यहां पर क्या कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरगोइंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करती है फिलोसफी को जो इंफोसिस करेगी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इंप्रूवमेंट को, लर्निंग वाला पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, दैट्स अ सिस्टम्स थ्योरी। देखो सिस्टम थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटर रिलेटेड कंपोनेंट की तरह देखती है और फोकस करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर, राइट? जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जो कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। यानी कि सिस्टम थ्योरी बेसिकली क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से रिलेटेड है, एंड आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के ऊपर देखते हो, नॉट रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर पार्ट ओवर देयर, राइट? ऑप्शन बी इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, तो पार्शली वी कैन से करेक्ट बट इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन सी, लेट्स से it's related to TQM, that is a total quality management, that is total quality management। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो थी वो डेवलप हुई थी, पॉपुलराइज हुई थी जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, राइट? एंड मेजरली क्या था कि उसमें फिलॉसफी यही थी कि क्वालिटी जो है वो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यही उसमें मेन चीज थी। एंड देयर दे सेड कि कोर एलिमेंट जो था दैट वाज रिलेटेड टू कि आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे, इसको केजन कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे? तो भी केजन, KAIZEN, ठीक है? कि ऑनगोइंग एफर्ट्स होने चाहिए कि आपने प्रोसेसेस को रिफाइन करना है एंड बेंचमार्किंग करोगे, यानी कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करोगे अपने परफॉर्मेंस रेफरेंस के लिए। एंड एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, सभी इंप्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है कि वो सभी क्वालिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई करें एंड फर्दर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये चीज नहीं होगी। एंड कस्टमर फोकस होना चाहिए, यानी कि आपने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीटअप करना है, उनको एक्सीड करना है, वो सेंट्रल गोल था। एंड फर्दर आपने ओवर इंस्पेक्शन को रोकना है, यानी कि आपने सही चीजों को बार एक ही बार में सही कर लेना रेदर देन कि आप बार बार उनको इंस्पेक्ट करें, वो चीज से बचना है, ठीक है? ये होता है टीकम। तो ये सब चीजें किससे मैच कर रही हैं? टीकम से मैच कर रही हैं। सो डेफिनेटली जो ऑप्शन सी है दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द क्वांटिटेटिव थ्योरी? जो क्वांटिटेटिव थ्योरी है वो मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करती है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करती है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लाइक फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। एंड फर्दर उसमें कोई हॉलिस्टिक पीपल सेंट्रिक क्वालिटी फिलॉसफी नहीं है टीक्यूएम की तरह। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। After that, it's the eighth question related to the planning. So project manager is developing a detailed budget for a one time marketing campaign. तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो कि वन टाइम मार्केटिंग कैंपेन के लिए डिटेल बजट बना रहे हैं। दिस प्लान इज हाईली स्पेसिफिक टू द इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट्स रिलेटेड, आउटलाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। तो दोबारा से तो रिपीट होना नहीं है, सिंस इट्स टेलर्ड टू अ नॉन रिकरिंग सिचुएशन। According to the particular document, what type of plan is the project manager creating? एक स्टैंडिंग प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, कंटिजेंसी प्लान है, या फिर सिंगल यूज प्लान है? अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल यूज प्लान है। वाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम वन टाइम इवेंट के लिए है, प्रोजेक्ट के लिए है जो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। बजट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाएंगे एक्सप्लिसिटली वो बेसिकली एक ही प्लान के लिए बनाए जाएंगे। सो मार्केटिंग कैंपेन जो बनाई जा रही है वो एक ही पर्पज के लिए। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है कि वो एक्टिविटीज के लिए प्लान बनाना जो रेगुलरली होती रहती हैं ताकि स्मूथ इंटरनल ऑपरेशन चलते रहे, जैसे पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, राइट? दैट्स द केस, राइट? एंड फर्दर इफ वी लुक एट द सेकंड ऑप्शन स्ट्रेटेजिक प्लान, तो पर्टिकुलरली जो कैंपेन है वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है, जो कैंपेन है वो ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है। जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो बेसिकली रेफर करता है एक हाई लेवल लॉन्ग टर्म प्लान से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपके उससे रिलेटेड, राइट? एंड दैट इज द केस। इफ वी लुक एट द कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी प्लान होता है ऑल्टरनेटिव प्लान, राइट? यानी कि अगर कोई इवेंट हुआ एंड वो की इवेंट था एंड वो काम ना करा जैसे होना चाहिए था एंड आपको कोई चीज करनी पड़ गई, तो कंटिजेंसी प्लान है। ये प्राइमरी प्लान नहीं होता, एक तरह से सेकेंडरी प्लान होता है। ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। After that, it is the question number 9, which is related to the basic of the management. तो basic of management से related question को एक बार देख लेते हैं. So a technology firm rapidly develops and launches a new app, gaining a significant market advantage as pioneer. However, the management knows this success will be short-lived as competitors will soon replicate the idea and join the market.
This business model, which depends on being the first to innovate, is best described in which of the following? तो कौन सा टाइप है जिसमें फर्स्ट पर्सन है, अर्ली मार्केट आ गया तो बेनिफिशियल रहेगा? तो कौन सा मॉडल है? एंटरप्रेन्योरियल मॉडल, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, टाइम मॉडल, या फिर ब्लॉकबस्टर मॉडल? व्हाट मॉडल इज दिस? सो कौन सा मॉडल ये रहने वाला है? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. फर्स्ट वन, इट्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरियल मॉडल. तो ये मॉडल जो होता है, इसमें आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट देते हो किसी एक पर्टिकुलर नीश कैटेगरी मार्केट के लिए, जो बेसिकली बड़े कंपिटिटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं. लेट्स से कि आपने एक सिंपल सा प्रोडक्ट बना रहे हो ऐसी मार्केट के लिए जहां पर यूजर बेस बहुत छोटा है, राइट? दैट्स अ एंटरप्रेन्योरियल मॉडल, राइट? तो कंपिटिटर्स वहां पे नहीं आते हैं, सो डेफिनेटली वो एक बड़ा स्कोप नहीं है एंड इस क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा. ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी, इट सेज डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, राइट? तो डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल जो है उसमें होता है कि आप फ्री या लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो ताकि आप मार्केट को सैचुरेट कर दो एंड फर्दर वो एक्सटेंडेड बन जाए एंड फिर उसके बाद आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, राइट? एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, राइट? सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, इट सेज टाइम मॉडल. तो टाइम मॉडल इज बेसिकली इसके ऊपर होता है कि आप वो स्पीड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ चलता है, यानी कि जिसने सबसे पहले रिसर्च कर ली, जैसे सैमसंग ने फ्लिप फोन लेके आया, सबसे पहले लेके आया, तो सबसे पहले मार्केट में आया तो उसने पहले मार्केट में से आकर के पैसे कमा लिए, राइट? तो जब नया आइडिया आएगा, सक्सेसफुल हो गया इनिशियली, जब उसके बाद तो कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये टाइम मॉडल का ही एग्जांपल है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ब्लॉकबस्टर मॉडल को ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट? नाउ इट्स रिलेटेड टू द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स रिलेटेड टू प्लानिंग. सो मैनेजर इज इवेल्युएटिंग अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट्स. तो एक मैनेजर है जो कि इवेल्युएट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को, बट फाइंड्स दैट फॉर सम ऑफ द मोर इनोवेटिव ऑप्शंस there is complete lack of historical data or reliable information to assign probabilities to the potential outcomes. The manager must make a choice despite being unable to precisely estimate the likelihood of success or failure of for these particular projects. Under which condition is this decision being made? Certainty, risk, uncertainty, या फिर contingency? That we need to answer. देखो, जो पर्टिकुलर फैक्ट होता है आपके लिए, जो पर्टिकुलर फैक्ट है आपके लिए, राइट, उसमें अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से समझें तो आपके पास सर्टेनिटी है क्या इस केस में? आर वी हैविंग द सर्टेनिटी? जो कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी होती है जब डिसीजन मेकर जानता है कि एक्चुअल में क्या होगा. अब इस पर्टिकुलर आपको चीज में तो पता ही नहीं कि क्या चीज होने वाली है, सो दिस इज नॉट द आंसर. सर्टेनिटी में तो आपको एक्चुअल में चीजें पता होती हैं, सो दैट इज नॉट द आंसर. ऑप्शन बी, इट सेज रिलेटेड टू रिस्क. सी, जो कंडीशन रिस्क की होती है वो एग्जिस्ट करती है जब इंफॉर्मेशन पार्शियली अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हो आउटकम को, पूरी की तरह प्रिसाइज नहीं लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हो. अब ये जो सिनेरियो है वो प्रोबेबिलिटीज के बारे में बताता है एंड उसमें प्रोबेबिलिटीज हम नहीं लगा सकते हैं, राइट? एंड फर्दर तो ये रिस्क कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, दिस बिलोंग्स टू अनसर्टेनिटी कैटेगरी, बिकॉज यहां पर हम प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज नॉट इवन रिलेटेड टू रिस्क. ऑप्शन सी, इट सेज अनसर्टेनिटी. सो दैट इज आंसर, बिकॉज कंडीशन जो अनसर्टेनिटी की होती है वो तब होती है जब डिसीजन मेकर जो होता है वो प्रोबेबिलिटीज लगा सकता है कि अलग अलग आउटकम्स क्या हो सकती हैं एंड फर्दर जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं आप एस्टिमेटेड आउटकम के लिए वो भी आप नहीं लगा सकते हो, राइट? यानी कि रिस्क तब होता है जब आप प्रोबेबिलिटीज को लगा सकते हो वेरियस आउटकम्स के साथ, तो वो तो रिस्क हो गया कि हाँ ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है, कि नुकसान हो सकता है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, वो तो रिस्क हो गया. लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटीज भी नहीं लगा सकते एस्टिमेशन की, तो वो बेसिकली क्या है? दैट इज अनसर्टेनिटी. यानी कि मैनेजर की इनएबिलिटी है कि वो प्रोबेबिलिटीज भी असाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डाटा अवेलेबल नहीं है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैच करता है. सो दिस इज द केस ऑफ अनसर्टेनिटी. सर्टेनिटी होता है जहां पर एक्चुअल आउटकम पता है, रिस्क होता है जहां पर प्रोबेबिलिटीज अटैच कर सकते हो, अनसर्टेनिटी होता है जहां पर इवन आप प्रोबेबिलिटीज भी अटैच नहीं कर सकते हो. एंड कंटिजेंसी की बात करें तो कंटिजेंसी होता है कि कोई पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट होगा जिसमें किसी प्लान की रिक्वायरमेंट बनेगी लेकिन वो कंडीशंस के हिसाब से नहीं है यहाँ पर, राइट? ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. आफ्टर दैट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11. So it's related to the basics of the management. It's related to the basics of management.
A company's management is praised for its ability to seamlessly transition the organization through major technological shifts, thereby moving the company from good to great. This highlights a crucial role of management in modern business environments, which importance of management is best illustrated by this achievement. Optimum utilization of resources, effective change management tool, integration of various interests, या development of various resources. What will be the correct answer? सी अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका मतलब होता है कि आप जो भी आपके स्कार्स रिसोर्सेज है जो बहुत कम अवेलेबल हैं उनको एफिशिएंटली एलोकेट करते हो ताकि मैक्सिमाइज कर पाओ अपने रिजल्ट को। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का वो बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी वो बेनिफिट हाईलाइट नहीं किया गया है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। सो दैट इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी इट सेज दैट इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल। अब इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल क्या होता है? यानी कि मैनेजमेंट जो होती है वो बेसिकली हेल्प करती है कि आप ट्रांजिशन कर पाते हो, जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से बहुत अच्छा बना पाते हो, सबसे अच्छा बना पाते हो, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में यही चीज के बारे में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी गुड से ग्रेट हो गई है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, दैट इज द इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। एंड ऑप्शन सी अगर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट, दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, कि आप गोल्स जो होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच कर रहे हो। तो ये भी डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से। ऑप्शन डी सेज डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ऑप्शन डी सेज डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप ह्यूमन रिसोर्सेज की, मशीन्स की, मटेरियल्स की, कैपिटल की, राइट। तो ये भी एक ब्रॉडर बेनिफिट है, स्किल है रिलेटेड टू मैनेजिंग द चेंज, राइट। तो ऑप्शन डी भी, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं है, जो आंसर है यहाँ पर दैट्स अ ऑप्शन बी, दैट्स अ इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल, जहां पर आप चीज को अच्छे से बेहतर बना रहे हो, बेहतर से सबसे बेहतर बना रहे हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स related to the planning. So it says a consulting firm is creating its strategic plan. तो एक consulting firm है जो कि एक strategic plan बना रही है. The first step involves a comprehensive review of its internal capabilities, such as the skills of its consultants and its brand reputation, as well as external market factors like emerging client needs and competitor actions. The primary purpose of this initial step is to be aware of the business opportunities and threats. This activity is best described as what? तो कौन सा ये आपके पास particular factor रहेगा? Environmental analysis using the SWOT, finalization of the plan, MB objective setting, या फिर evaluation of the alternatives. What is going to be the correct answer? Which one is going to be the correct answer for this case? देखो SWOT के बारे में मैंने आपको बताया, strength, weaknesses, opportunities and threats. Now if we're talking about the internal capabilities like consultant के skills, brand के reputation, वो strength and weakness के बारे में। एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक इमर्जिंग क्लाइंट की नीड्स क्या है, कंपटीटर के एक्शंस क्या होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में, राइट। सो प्राइमरी पर्पस क्या है कि हमने अवेयर होना है कि बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, क्या वो अलाइन कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के साथ, दैट्स द केस। अब जो कंपोनेंट्स होते हैं स्वॉट के, वो होते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि फर्म किन चीजों में अच्छा कर पा रही है, स्किल्ड कंसल्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग चीज है। वीकनेस की बात करें तो जिसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लाइक लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है आपकी, राइट, तो वो आपकी वीकनेस हो जाएगी। ब्रांड की रेपुटेशन कैसी अच्छी है बुरी है, वो आपकी वीकनेस भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हो सकती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल ट्रेंड बेसिकली क्या चल रहा है, वो बेसिकली आप उसको पा पाओगे या नहीं पा पाओगे, राइट। लाइक नए कस्टमर की डिमांड क्या है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज है। एंड थ्रेट्स की बात करें, दैट्स एक्सटर्नल रिस्क, लाइक कंपटीटर की स्ट्रेटेजीज नहीं पता, रेगुलेटरी शिफ्ट क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में। सो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू स्वॉट, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत से कंसेप्ट आपने इस वीडियो के थ्रू समझे होंगे, सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द सीआईबी एग्जाम। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, और अगर आपको चाहिए पीडीएफ इन वीडियोस का, सो मेक श्योर कि आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है GEGKT, इट इज GEGKT, राइट।
तो उसको डाउनलोड करना एंड फर्दर आप प्रोसेस करना स्टार्ट कीजिएगा। वहां पर एक फ्री कोर्स है, CIIB फ्री कोर्स, जिसमें आपको PDF भी मिल जाएंगे एंड वीडियो क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।